नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो हमारी ऑनलाइन जर्नी अभी जारी है, बहुत दूर तक जाएगी। हम अभी इस बेस से शुरू हुए, अभी हमारी बहुत कम सीढ़ियाँ हमने पार करी है। तो आज हमारा नया टॉपिक है क्रिया। इससे पहले हमने अव्यय पढ़ा था, तो अव्यय में हमने सभी कुछ पढ़ा। उसके बाद हम आते हैं क्रिया पर कि क्रिया क्या है। तो हम सभी जानते हैं क्रिया क्या है, कार्य करना। ठीक है, जो भी हम कार्य करते हैं, मतलब कोई भी वाक्य बना है, ठीक है, कोई भी इस दुनिया में कोई भी सेंटेंस बनता है वो बिना कार्य के यानी कि बिना क्रिया के नहीं बनता है। सभी सेंटेंस में क्रिया होती है, तो क्रिया के माध्यम से ही वाक्य बनते हैं और हमें उस क्रिया को पढ़ना है कि क्रिया क्या है, कैसे है, कहाँ से आई है, इसके भेद क्या है, उसके उपभेद क्या है, किस किस आधार पे क्रिया के भेदों को बताया गया है, वो सब आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारा जो लेक्चर है क्रिया नामक, इसमें हम आज पूरा क्रिया का अध्ययन करेंगे कि क्रिया एक्चुअल में कहाँ, क्या, कैसे उपयोग में की जाती है। ठीक है, तो हम पढ़ते क्रिया की परिभाषा। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि क्रिया हमारे लिए क्या है, किसी कार्य का करना, या तो कुछ क्रिया ऐसी होती है जो करनी पड़ती है, ठीक है, और कुछ क्रिया ऐसी होती है जो अपने आप से हो जाती है। तो क्रिया का किसी कार्य का करना या होना, ये दोनों जब होता है तो वो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है, यानी कि कार्य ही क्रिया है। इंग्लिश में इसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो हम चलते हमारी क्रिया की यात्रा के अंदर कि हम क्रिया में क्या पढ़ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है क्रिया। अब क्रिया का अर्थ क्या है कि क्रिया का अर्थ है करना। क्या है, करना, यानी कोई भी कार्य करना। हम जब उसको काम करते हैं, मतलब उसको क्रियात्मक रूप में हम अपनाते हैं, हम उसका संचालन करते हैं, कुछ भी करते हैं, करना। बस क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या कहलाता है, करना कहलाता है। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, कि बिना क्रिया के कोई भी वाक्य नहीं बन सकता है, पूर्ण नहीं होता है, पूरा नहीं हो सकता है। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रिया के पद के माध्यम से ही होती है। अगर कोई वाक्य है, मान लीजिए, अब उसमें बताना है कि क्रिया क्या है, किस प्रकार की है, तो हमें उस समय और कर्ता यानी कि कर्ता क्रिया को करने वाला, और उसमें कर्म क्या है और फिर समय कौन सा दिया गया है, उस माध्यम से हम बताएंगे कि ये क्रिया क्या है, क्रिया क्या कहना चाह रही है, किस काल में कह रही है, वर्तमान काल में कह रही है, भूतकाल में कह रही है या भविष्य काल में कह रही है, कर्म में है या नहीं है, कर्ता द्वारा हो रही है, कर्ता एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। अलग अलग तरह से हम क्रिया को पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उसका अध्ययन करना जरूरी है। तो क्या कह रहे हैं कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म और काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। क्रिया के द्वारा ही हम बता सकते हैं कि वो कौन से काल में है, कर्ता कर रहा है या कर्म में है। आगे है हिंदी भाषा की जानकारी भाषा की जननी संस्कृत है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया के रूप को धातु कहते हैं। हमने जब धातु पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु। जैसे हमने यहाँ पढ़ा पठ, ठीक है, अब क्या है, पठ क्या है, ये धातु है ना, धातु है। अब पठ का मतलब है पढ़ना। अब इस पढ़ में ना लग गया है, ठीक है, जैसे ही ना लगा ये अपने हिंदी रूप में आ गया, लेकिन हमने यहाँ पठ लिखा था तो पठ क्या है, धातु। अब हम इसे क्रिया बनाएंगे, इस धातु को क्रिया बनाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर पठती और पठत और पठंती। ठीक है, ये तीन रूप आ जाएंगे कि पढ़ता है वह दोनों पढ़ते हैं और वे सब पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये जो पठती, पठत, पठंती, ये क्या है, ये तो है क्रिया, लेकिन इनका मूल रूप क्या है, धातु। क्या है, धातु, जो पठ धातु कहलाएगा। आगे चलते हैं कि धातु क्या है। हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु होता है। हिंदी क्रियापदों का जो मूल रूप है पढ़, वो क्या है, धातु है। ठीक है, फिर है धातु में ना जोड़ने से ही हिंदी के क्रियापद बनते हैं। ना जोड़ने से, इस पढ़ में हमने ना जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, पढ़ना। ठीक है, जैसे ये पढ़ में हमने ना जोड़ा, उठ में ना जोड़ा हमने उठना हो गया।
ठीक है। आदि ऐसे शब्द चल, चल यानी चलना, तो चल में हमने ना जोड़ दिया तो हिंदी रूप बन गया। और चलती, हमने ती जोड़ा, ती त अंती, सी थ थ, अमी आव आव, ऐसे जोड़ा हमने, ये प्रत्यय जोड़ दिए धातु में और हमारी क्रिया बन गई। और क्रिया अलग अलग वचन में अलग अलग पुरुष के द्वारा बन गई है पूरी, ठीक है। परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। क्रिया क्या है कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या अपने आप होने से, कुछ क्रियाएं तो ऐसी होती है जिन्हें करना पड़ता है और कुछ क्रिया ऐसी होती है जो अपने आप स्वतः ही हो जाती है, उसे क्रिया कहते हैं। उस शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब करना क्या है ना, मैं लिखती हूँ, ये क्या है? क्रिया, मैं कर रही हूँ कार्य। लेकिन मैं सोती हूँ तो वो क्या है? हो गई अपने आप, है ना। मैं हंसती हूँ तो अपने आप हो गई। तुम चलते हो तो ये स्वतः हो गई, चल गए। लेकिन तुम धीरे धीरे चलते हो या फिर तुम गाड़ी से जा रहे हो, तुम जाते हो और या फिर तुम गाड़ी से जाते हो, ठीक है, तो वो क्रिया हो गई। कुछ क्रियाएं तो गाड़ी से जाते हो तो उसके लिए हमें क्रिया करनी पड़ रही है, ठीक है, लेकिन जाते हो तो वो स्वतः हो रही है। पलके झपकाना, सांस लेना, है ना, और सुनना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? ये स्वतः हो जाती है। लेकिन कुछ क्रियाएं हमें करनी पड़ती है, ठीक है। हाथ धोना, बहुत सारी क्रिया है, लिखना, पढ़ना, ये सब क्रिया है जो हमें करने पड़ती है। और कुछ क्रियाएं स्वतः हो जाती है। तो वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने का या स्वतः होने का बोध होता है वे क्रिया कहलाता है, ठीक है। वे शब्द क्या कहलाता है? क्रिया। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद, कि क्रिया के मुख्य भेद कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं हम पढ़ते हैं यहाँ। क्रिया के 3 प्रकार के भेद होते हैं। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है काल के आधार पर, और नंबर 3 पे हमारा रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर ऐसा होता है कि क्रिया में कर्म है या नहीं है। कुछ क्रिया ऐसी होती है जिनमें कर्म नहीं होता है और कुछ क्रिया ऐसी होती है जिनमें कर्म होता है, तो वे आ गई हमारी कर्म के आधार पर। काल क्या होता है यहाँ पर? समय, ठीक है, किस समय में क्रिया बताई गई है, ठीक है, या वर्तमान काल में है, भूतकाल में है, भविष्य काल में है, यानी कि अभी चल रही है या हो गई थी या होने वाली है। इस तरह से जब भी वाक्य आते हैं तो वे सारे काल के आधार पर आते हैं। फिर है नंबर 3 पे रचना के आधार पर। जब हम क्रिया का निर्माण करते हैं, क्रिया नामक क्रिया के रूप में जिन शब्दों का यानी जिन वाक्यों का निर्माण करते हैं तो वे रचना के आधार पर होती है कि किस प्रकार से क्रिया की रचना की जा सकती है ना, और अधिक उसको बनाया जा सकता है। तो वो आते हैं सारे हमारे रचना के आधार पर। हम पढ़ते हैं यहाँ पर कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया देखिए कितने प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया, कर्म के आधार पर जो पहला नंबर है वो हमारा सकर्मक क्रिया है और दूसरा नंबर है हमारा अकर्मक क्रिया। क्या है? अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, एक तो एक कर्मक क्रिया और दूसरी द्विकर्मक क्रिया। क्या आएगा ये? द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। कर्म के आधार पर 2 प्रकार की सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया में क्या है? 2 भेद है। एक कर्मक यानी कि एक क्रिया और द्विकर्मक यानी कि 2 क्रिया है। जहां पर कर्म है वे सकर्मक क्रिया कहलाती है और जहाँ का कर्म नहीं है वे अकर्मक क्रिया कहलाती है, और जहाँ कर्म एक है वहाँ एक कर्मक क्रिया कहलाती है, और जहाँ कर्म 2 कर्म बताए जाते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती है, ठीक है। ये तो था हमारा कर्म के आधार पर। अब आता है हमारा काल के आधार पर। काल क्या है? समय। अब समय कौन कौन से है यहाँ पर देखिए। भूतकालिक क्रियाएं, भूतकाल यानी कि जो चला गया है। फिर है वर्तमान कालिक क्रियाएं, ठीक है, और जो भविष्यकालिक क्रिया है। भूतकालिक जो चला गया, वर्तमान जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है, जितनी भी क्रिया प्रेजेंट में हो रही है वे सारी की सारी वर्तमान काल क्रिया में आएगी। और भविष्यकाली यानी कि जो होने वाली है, जो होने वाली क्रियाएं है वे सारी की सारी इसमें भविष्यकालीन क्रिया में आएगी। अब आते हैं हम रचना के आधार पर, यानी कि क्रिया का जब निर्माण होता है वो किन किन आधार पर होता है। तो पहला है हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक क्रिया जब जुड़ जाती है
है ना। स्थितियों यानी परिस्थितियों के अनुसार जब दो या दो से अधिक क्रिया जुड़ जाती है या एक से अधिक क्रिया जुड़ जाती है तो वे संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर है हमारा नाम धातु क्रिया। उसके बाद में आ गया नाम धातु यानी कि धातु के रूप में, धातु का जो नाम है उसके आधार पर क्रिया का निर्माण करना। नंबर 3 पे हमारा प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक का मतलब किसी से प्रेरणा मिल रही है और प्रेरणा मिलने के बाद हम वो कार्य कर रहे हैं या हम किसी को प्रेरणा दे रहे हैं और वो कार्य कराया जा रहा है, तो वे सारी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया में आएगी। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया वे क्रियाएं होती है जैसे पहले एक क्रिया हो गई, उसके बाद में दूसरी क्रिया हो गई, तो उस दूसरे नंबर की क्रिया को न जोड़कर हमें उस पहले नंबर वाली क्रिया पर कंसंट्रेट करना है, माने मतलब कि हमें उस पर ध्यान आकर्षित करना है। ठीक है, तो वो होती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। तो ये तो था हमारा सारा क्रिया के भेद का चार्ट। ये आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि कर्म के आधार पर कितने होते हैं, काल के आधार पर कितने होते हैं और रचना के आधार पर कितने होते हैं। कर्म के आधार पर 2 प्रकार की क्रिया है, काल के आधार पर 3 प्रकार की क्रिया है और रचना के आधार पर हमारे यहाँ पर 4 प्रकार की क्रिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम कर्म के आधार पर क्रिया लेते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया, क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है। ठीक है, क्रिया यानी कि क्रिया का जो फल है यानी कि क्रिया किसके लिए हो रही है, वह किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है या कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म को प्रमुखता दी जा रही है या कर्ता पर प्रमुखता दी जा रही है। ठीक है, इस आधार पर कर्म के जितने भी भेद है, 2 भेद उनको इसमें रखा गया है कि अकर्मक क्रिया क्या कहना चाह रही है और सकर्मक क्रिया क्या कहना चाह रही है। ठीक है, तो इस आधार पर मुख्य 2 भेद है यहाँ पर। कितने भेद है, 2 भेद। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा हमारा अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो अब सकर्मक क्रिया पे आते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, उससे पहले एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। सकर्मक क्रिया है क्रियाएं जिनका प्रभाव, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर, कर्ता पर नहीं पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर यानी कि कर्म को प्रमुखता दी जाती है, वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती है, यानी कि उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के साथ में होता है। किसके साथ में होता है, कर्म के साथ में होता, अर्थात सकर्मक क्रिया में कर्म पाया जाता है। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है उसका एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। अब कर्म कैसे है, देखिए एक उदाहरण देते हैं हम। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। ठीक है, राम पढ़ता है। अब राम ने क्या कार्य किया, पढ़ने का। अब पढ़ने का काम किसने किया, राम ने। तो यहाँ तो हमारा राम प्रमुख है, यानी कि हमारा जो कर्ता है वो प्रमुख है, जो कर्ता है वह प्रमुख है। यहाँ पर कर्म प्रमुख नहीं है। लेकिन जैसे क्योंकि यहाँ कर्म ही नहीं है, राम तो क्रिया कर रहा है। कौन सी क्रिया कर रहा है, पढ़ने की। तो पढ़ता क्या हो गई, हमारी क्रिया हो गई। लेकिन इस क्रिया में कर्म तो है ही नहीं, कर्ता है और क्रिया है, बस 2 ही चीजें हैं। तो ये तो सकर्मक क्रिया नहीं होगी। लेकिन हम जब इसी को एक अगले रूप में लिखते हैं, कैसे, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो देखिए ये कर्ता आ गया हमारा। ये जो हमने यहां लिखा ये तो है हमारा कर्ता। राम कौन है, कर्ता, और जो पढ़ना है वह क्या है, हमारी क्रिया। तो ये जब हमने उदाहरण लिखा राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है। ठीक है, कर्ता और क्रिया, ये कर्ता और क्रिया आ गए, ये हमारा कर्ता हो गया राम। लेकिन हमने यहाँ क्या परिवर्तन किया, यहाँ इस पुस्तक को जोड़ दिया। ठीक है, तो राम पुस्तक पढ़ता है, यानी कि राम पुस्तक को पढ़ता है, इसलिए ये पुस्तक क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया।
ठीक है। तो जैसे ही कर्ता और क्रिया के बीच में जब कर्म को जोड़ा जाता है तो वे सारी की सारी क्रियाएं सकर्मक क्रिया कहलाती है। कौन सी कहलाती है? सकर्मक क्रियाएं। ठीक है। यहाँ राम पढ़ता है, यहाँ कोई कर्म नहीं है, सिर्फ कर्ता और क्रिया है, लेकिन यहाँ पर कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों हैं। तो जब कर्म जोड़ दिया जाता है, जिन वाक्यों में क्रिया के पहले कर्म को जोड़ा जाता है वे सारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो ये हमारे इसके उदाहरण हैं साथ में। ठीक है। यहाँ पर सकर्मक शब्द स और कर्मक से मिलकर बना है, जहाँ स उपसर्ग का कार्य करता है। ठीक है। स क्या है? उपसर्ग, यानी कि साथ में, तथा कर्मक का अर्थ होता है कर्म, यानी कि जिसमें कर्म साथ में हो वे सारी की सारी क्रियाएं सकर्मक क्रिया कहलाती है। और इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि सकर्मक क्रिया किन्हें कहते हैं। तो अब हम उसके उदाहरण देखते हैं। गीता चाय बना रही है। अगर हम कहते हैं कि गीता बना रही है, क्या बना रही है? कुछ भी बना सकती है ना। राम पढ़ता है तो राम तो कुछ भी पढ़ सकता है, गीता पढ़ सकता है, रामायण पढ़ सकता है, पुस्तक पढ़ सकता है, अखबार पढ़ सकता है, कोई मैगजीन पढ़ सकता है, लेकिन कर्म लिखा है कि पुस्तक पढ़ रहा है वो। ठीक है। तो वो सकर्मक क्रिया थी। इसी प्रकार से गीता बना रही है, तो गीता तो क्या हो गया यहाँ पर? कर्ता, और बना रही है ये क्या हो गया यहाँ? क्रिया। लेकिन क्या बना रही है? चाय बना रही है, तो ये क्या हो गया? हमारा कर्म। तो ये वाक्य क्या कहलाएंगे? सकर्मक क्रिया। ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार से महेश पत्र लिखता है। ठीक है। महेश लिखता है अगर आता है, अगर ये नहीं होता तो ये कौन सी अकर्मक क्रिया होती। लेकिन महेश पत्र लिखता है, तो जैसे ही पत्र लिखता है वैसे ही क्या आ जाएगा? उसमें कौन सी क्रिया कहलाएगी? ये सकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्योंकि क्या लिख रहा है यहाँ पर? महेश पत्र को लिख रहा है। ये तो पत्र क्या है यहाँ पर? कर्म। हमने एक नया मकान बनाया। हमने बनाया, हमने तो कौन हो गए? बहुवचन कर्ता। ठीक है। कर्ता कौन है? बहुवचन में आ गया। लेकिन बनाया क्या हो गई? हमारी क्रिया। और अब ये जो एक नया मकान, ये हो गया हमारा कर्म। तो कर्ता, कर्म और क्रिया है, वहां पर सकर्मक क्रिया है। राधा खाना बनाती है। खाना क्या हो गया हमारा यहाँ? कर्म। जैसे ही कर्म आ जाता है, कर्ता और क्रिया के बीच में जैसे ही कर्म आ जाता है, वे सारी की सारी क्रियाएं सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है। आगे है हमारा कि सकर्मक क्रिया के भी दो भेद है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक का जिन वाक्यों में एक क्रिया का उल्लेख किया गया है वे एक कर्मक, और जिन वाक्यों में दो क्रियाओं का। अब ये किस प्रकार से ये हम पढ़ते हैं कि सकर्मक क्रिया के दो भेद है। पहला एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। एक कर्मक क्या कह रहा है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है, कितने? एक कर्म, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पढ़ रही है, माँ केवल पढ़ने का कार्य कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। ठीक है। माँ पढ़ रही है, इसमें एक ही क्रिया, कौन सी क्रिया है? पढ़ना। ठीक है। संस्कृत में हम इसे लिख सकते हैं पढ़ती। जो पढ़ती है वो क्या है? एक ही क्रिया है। तो जैसे ही पढ़ रही है, यानी कि यहाँ माँ के द्वारा एक ही कर्म किया जा रहा है। कौन सा कर्म किया जा रहा है? पढ़ने का कर्म किया जा रहा है। तो जिसमें एक कर्म बताया है वे सारी क्रियाएं एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। इसके विपरीत, मतलब इसके विपरीत जैसे द्विकर्मक क्रिया कह रही है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। दो कर्म होने चाहिए। अब आप कहेंगे दो कर्म कैसे हो सकते? भाई कर्म तो एक ही होता है। कैसे होता है ये पढ़ते हैं हम। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। ठीक है। अध्यापक छात्रों को क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर सिखा रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सिखा रहे हैं तो एक ही क्रिया है, ये क्रिया है। ठीक है। लेकिन अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, पहले खुद सिखा रहे हैं और जो छात्र है वो सीख रहे हैं। तो दो क्रिया हो रही है। अध्यापक के द्वारा सिखाने की क्रिया हो रही है और छात्रों के द्वारा सीखने की क्रिया हो रही है। तो जब दो दो क्रियाएं इस प्रकार से होगी तो वे वाक्य क्या कहलाएंगे? द्विकर्मक क्रिया कहलाएंगे। ठीक है। तो
क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर सिखा रहे हैं। किसे सिखा रहे हैं? छात्रों को, और छात्र सीख रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर दो क्रिया हुई है। कैसे? अध्यापक सिखाने का कार्य कर रहे हैं, हम आपको पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और आप पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे बीच में द्विकर्मक क्रिया का कार्य हो रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाने का और आपके द्वारा पढ़ने का। तो हमारे बीच में भी द्विकर्मक क्रिया यानी कि सकर्मक क्रिया का जो दूसरा भेद है द्विकर्मक क्रिया, वो क्रिया हमारे बीच में संचालित हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम अकर्मक। अकर्मक, सकर्मक यानी जिसमें कर्म साथ में हो, अकर्मक जिसमें कर्म साथ में नहीं हो। इसका शाब्दिक अर्थ यही निकलता है कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही होता है। सकर्मक में किसमें था? कर्म पर। जो क्रिया का जो प्रभाव था वो किसमें था? कर्ता पर न होकर कर्म पे था। लेकिन अकर्मक में क्या होता है? कर्ता का प्रभाव, जो कर्म क्रिया का जो प्रभाव है वह कर्ता पर ही है और कर्म की वहाँ संभावना ही नहीं होती है, कर्म वहाँ नहीं होता है। राम पढ़ता है, सीता सोती है। सीता सोती है। अब यहाँ जो सोने की क्रिया है वह एक ही है और केवल क्रिया हो रही है। कहाँ सो रही है, कैसे सो रही है, ये नहीं दिया गया है। लेकिन जैसे ही कहाँ सो रही है आ जाएगा कि सीता बिस्तर पर सो रही है, तो वो फिर सकर्मक हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जो क्रिया करता है और क्रिया, बस दो ही रूप होते हैं, उनके बीच में कर्म नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, संभावना ही नहीं होती है होने की। तो क्या संभावना ही व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वे सारी क्रिया अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो फल, इसका जो फल पड़ता है वो किस पे पड़ता है? क्रिया का जो फल पड़ता है वो किस पर पूरा होता है? कर्ता पर होता है और वे क्रिया अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे आशा रोती है आएगा यहाँ पर, आशा रोती है, मुकेश सोता है। यहाँ सीता के रोने का और सीता रोती है, यहाँ रोने सोने का फल सीता कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी रो रहा है यानी कि सीता रोती है या आशा सोती है, जो भी फल पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, यानी कि सीधा जो क्रिया कर रहा है उस पर पड़ रहा है, तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, इन वाक्यों में कर्म नहीं होता है, जैसे सोना, चलना, रोना, उठना, खुलना, जाना, हंसना। क्या हंसते हैं तो क्या कुछ कर्म बीच में आता है? हंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, है ना, उठते हैं, सोते हैं, है ना, और खिलखिलाते हैं। इस तरह से कई क्रिया ऐसी होती है जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती और कर्म होता ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो वे सारी क्रियाएं क्या कहलाती है? अकर्मक क्रियाएं। क्या कहलाती है? अकर्मक क्रियाएं। ठीक है, और इसके विपरीत सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है, यानी कि उसमें सीधा प्रभाव, जो क्रिया का प्रभाव है कर्ता पर न होकर कर्म पर होता है, वे सारी की सारी क्रियाएं सकर्मक कहलाती है। और जिसमें कर्ता क्रिया, जो क्रिया का जो सीधा प्रभाव है वो कर्म पर न होकर कर्ता पर होता है, वे सारी की सारी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। अब आते हैं हम यहाँ पर कि जिन वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। संरचना यानी रचना, रचना के आधार पर किस प्रकार किए जाएंगे? संयुक्त क्रिया, जो हमारा दूसरा नंबर वाला है, हम जो हमारा थर्ड नंबर वाला रचना के आधार पर हम उसके भेद पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, ठीक है। पहला है हमारा संयुक्त क्रिया, नंबर 2 है हमारा नाम धातु क्रिया, नंबर 3 पर प्रेरणार्थक क्रिया, फिर नंबर 4 पर पूर्वकालिक क्रिया और नंबर 5 पर कृदंत क्रिया। ठीक है, ये इसके भेद है कि कौन से? रचना के आधार पर जो हमने भेद पढ़े थे वही इसके 5 भेद है। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ, भिन्न यानी कि अलग अलग रखने वाली क्रियाओं का मेल हो, 2 या 2 से अधिक भिन्न अलग अलग अर्थ रखने वाली जो क्रियाएं है उनका जब मेल हो जाता है उसे
संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो। अब अतिथि आए, आने की क्रिया हुई, और स्वागत करो, स्वागत करने की, दोनों अलग अलग क्रिया है। आने की क्रिया और स्वागत करने की क्रिया दोनों अलग अलग है, उसके विपरीत है। तो ये क्रिया जुड़ गई है, इसलिए इन्हें संयुक्त क्रिया कहा गया है। क्योंकि अतिथि आए हैं और फिर स्वागत किया है, होता भी यही है, अतिथि आने पर स्वागत किया जाता है। तो दोनों क्रियाएं हो रही है, लेकिन दोनों क्रियाओं का संबंध होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही हम किसी और क्रिया को एक मान लीजिए दूसरे अतिथि आए हैं और तुम जाओ, इस तरह से हम कोई क्रिया नहीं बता सकते हैं, तो ये संयुक्त क्रिया नहीं कहलाएगी। एक क्रिया का दूसरी क्रिया से संबंध होना चाहिए। ऐसा संबंध नहीं कि सिमिलिटी यानी समानता होनी चाहिए, लेकिन उससे संबंधित क्रिया होनी चाहिए, वही क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाएगी। इस वाक्य में आने मुख्य क्रिया है, जो आया है वो मुख्य क्रिया है, तथा स्वागत करो सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया। क्योंकि आने की क्रिया हुई है, वो जो कार्य हुआ है आने का, उसके बाद स्वागत किया गया है। पहले स्वागत करने की क्रिया हम अलग से नहीं रख सकते कि हम अगर आने की क्रिया नहीं होती तो हम स्वागत करते, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, खाना खाकर हाथ धो, तो हाथ कैसे धोएंगे? खाना खाया है, हमारे हाथ गंदे हो गए, इसलिए हम हाथ धोएंगे। दो क्रिया हुई, खाना खाकर हाथ धो, तो हमारा जब खाने की क्रिया की है, हमने भोजन करने की जो क्रिया करी है, उसके बाद ही हम हाथ धोने की क्रिया करेंगे। तो दो क्रिया, संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि जब दो क्रियाएं आती है पास में, तो उन क्रियाओं का एक दूसरे से संबंध होना बहुत जरूरी है। एक मुख्य क्रिया होती है और उसके बाद जो की गई क्रिया होती है वह सहायक क्रिया कहलाती है। इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग होता है, अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे लिखना चाहता है, पढ़ सकता है। तुम लिखना चाहते हो लेकिन पढ़ भी सकते हो, तो दो क्रिया हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर तुम नहीं लिखते तो पढ़ नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या कहलाएगी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा सर्वनाम विशेषण। जो नाम हमने पढ़े थे शब्द, ठीक है, शब्द के 3 भेद थे, नाम, धातु और अवयव। नाम के 3 भेद थे, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण। तो यहाँ पर यही नाम आए हैं, वही नाम यहाँ पर आया है कि नाम धातु क्रिया कौन सी होती है कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं, जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। अगर प्रत्यय लग जाता है, केवल ऐसे ही प्रयुक्त होते हैं, तब तो नाम धातु कहते हैं। ठीक है, और लेकिन जब प्रत्यय लगा देते हैं तो वो क्रिया का रूप ले लेते हैं, है ना। जैसे संज्ञा क्या है? हाथ। ठीक है, यानी कि हाथ हो गए। अब नाम धातु क्या हो गया? हथिया। हाथ से क्या हो गया? हथिया, इसको हथिया लिया, है ना। लेकिन हथियाना शब्द जब आ जाता है तो वे क्रिया का रूप ले लेते हैं। जब तक हाथ रहा, ठीक है, हाथ यानी कि कोई वस्तु है, किसी के पास आ गई है, किसी ने छीन ली है मान लीजिए, तो हम कहेंगे ये पेन हथिया लिया। क्या कर लिया? हथिया लिया, उसने ले लिया है, तो उसको हाथ से, उसके हाथ में जब आ गई है तो यहाँ आ गया हथिया। अब हम बोलेंगे कि उसने मेरा ये पेन हथिया लिया है, यानी कि उसने, उसका जो क्रिया है वो क्या हो गई है? उसने हथियाने की क्रिया कर ली है। तो हथियाना, हथियाने का मतलब होता है हड़प लेना, हम किसी से उस वस्तु को ले लेते हैं, तो यहाँ जो काम हुआ है वो क्रिया कहलाएगा। यहाँ तक तो नाम धातु कहलाएगा। ये केवल धातु है, यानी कि संज्ञा है। इस संज्ञा को जब हमने नाम धातु में कन्वर्ट किया तो ये हथिया हो गया, और जब हम क्रिया बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा हथियाना। ठीक है, नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया। समझ में आ रहा है? उदाहरण बहुत अच्छा है इसमें। अपना, अपना क्या होता है? हाथ तो क्या है? हमारे इस अंग का नाम है हाथ, इसलिए संज्ञा दिया। अब मान लीजिए सर्वनाम आता है, यानी कि अपना, तो अपना क्या है? नाम धातु। और अपना ना, अपना ना क्या हो गया? क्रिया हो गई है। किसी को अपनाना, ये क्रिया करी है क्योंकि हमने उसको अडॉप्ट किया है, अपनाया है, तो वो क्या हो गई? हमारी क्रिया हो गई है।
ठीक है। विनीत सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है, ये क्या है? क्रिया है। नाम धातु क्रिया में ये आ जाएगी, ठीक है। आगे हमारा प्रेरणार्थक। अब देखिए प्रेरणार्थक में क्या होता है कि कुछ अच्छी चीजें सीखी जाती है, बहुत अच्छे प्रेरणादायी होती है वह, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर, कर्ता स्वयं मान लीजिए कोई कार्य करवाया है लेकिन उसने खुद ने नहीं किया है, लेकिन उसकी जो प्रेरणा है, उसके कहने का लहजा ऐसा था कि लोग उससे प्रभावित हुए और वो कार्य वह कर गए, तो वे प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे, ठीक है, दूसरों को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। होता है ना, कई बार ऐसे लीडर होते हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं है लेकिन नारेबाजी लगा लगा के और उस जनता को, बोली वाली जनता को बेवकूफ़ बना देते हैं और वो कार्य करवा देते हैं जो वो चाहते थे। तो वो कार्य क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक। कुछ प्रेरणाएं गलत भी होती है, कुछ प्रेरणाएं अच्छी भी होती है, ठीक है। तो ये तो एक उदाहरण है सिर्फ कि सरपंच ने गाँव में तालाब बनवाया। किसने बनवाया? सरपंच ने बनवाया। तो सरपंच ने खुद ने तो बनाया नहीं, ठीक है, लेकिन उसने लोगों को इस प्रकार प्रेरित किया, उन लोगों को इस तरह से बताया कि भाई आप लोग ये कार्य करेंगे तो ये होगा, अच्छा होगा, तालाब बनेगा, गांव में इस तरह से पानी की व्यवस्था पूरी हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, तालाब बनाने के कार्य में जो मजदूर लगेंगे वो ग्रामीण ही लगेंगे। इस तरह से उसने कई चीज़ें ऐसी बात बताई जिससे लोग उससे प्रभावित हुए और लोगों ने मिलकर वो तालाब बनाया। तो इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया है, ठीक है, बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित करके ये कार्य करवाया है, यानी कि तालाब बनाने का कार्य किया है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले, ठीक है, पहले समय में जो घटित हो गई है वह क्रिया। शाब्दिक अर्थ यही होता है इसका। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई है, कितनी? दो क्रिया प्रयुक्त हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई है। एक क्रिया दूसरी क्रिया से के पहले संपन्न हुई है। होता भी यही है कि दोनों क्रिया एक साथ संपन्न नहीं होती है, पहले एक होती है या फिर दूसरी होती है, या एक के होने के बाद दूसरी को प्रेरणा मिलती है। इस तरह से दूसरी जो क्रिया है वो बाद में ही होती है, जो उससे पहले वाली जो क्रिया होती है वो उसको पूर्वकालिक कहते हैं। हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इन क्रियाओं पर, ये जो पूर्वकालिक क्रिया होती है, इन पर लिंग, वचन या पुरुष या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। अव्यय वे होते हैं, ठीक है, जो किसी भी लिंग, वचन, काल या पुरुष या किसी भी आधार पर विभक्ति में वे बदलते नहीं हैं, वे ऐसे ही रहते हैं, चाहे वे भूतकाल में कह रहे हो चाहे वर्तमान में कह रहे हो। हमने जब अव्यय पढ़ा था, आप सबको पता है अव्यय क्या होते हैं, तो वे अव्यय के रूप में ही होते हैं, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जो विशेषण होते हैं उनके रूप में प्रयुक्त होते हैं। मूल धातु में कर, जो मूल धातु होती है उसमें कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। जैसे बलबीर खेलकर पढ़ने बैठेगा। बलबीर खेलकर पढ़ने बैठेगा। देखिए खेलकर पहले हुई, पहले वह खेलेगा, उसके बाद वो पढ़ेगा, ठीक है। तो खेलने की क्रिया क्या हो गई यहाँ पर? हमारी पूर्वकालिक, ठीक है। वो खेलेगा पहले, तो खेलना उसके लिए पूर्वकालिक हो गई। फिर वो पढ़ने बैठेगा, यानी कि फिर वो अपने पढ़ने का कार्य करेगा, तो ये बाद की क्रिया हो गई है। वह पढ़कर सो गया, यानी कि पहले उसने पढ़ा और फिर वो सो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो गई? पढ़ना। वो उसने पहले पढ़ाई करी है और फिर वह सोया है। आगे इन वाक्यों में खेल कर मूल धातु है और इसमें जब कर लग जाता है तो वे पूर्वकालिक क्रिया में आ जाते हैं। पढ़कर में भी देखिए कर लग गया है, तो पढ़ना क्या हो गई? क्रिया, और उसमें जब कर लग गया है तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी होता है। तात्कालिक का मतलब होता है उसी समय, जिस समय ये वाक्य कहा गया उसी समय में, नहीं पढ़कर, अभी तो वो पढ़ने का कार्य करेगा फिर वो सोएगा,
ठीक है, या फिर अभी वो खेलेगा उसके बाद वो पढ़ेगा। तो जब वो खेल कर यानी कि अभी वो खेलने का कार्य करेगा, तात्कालिक स्थिति का बताया है, उसी समय वह कार्य होता है, ये पूर्वकालिक क्रिया घटित होती है। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल यानी उसी समय दूसरी क्रिया घटित होती है तथा धातु ते से इस क्रियापद का निर्माण होता है। यानी धातु से, किससे होता है? धातु से इस क्रिया का निर्माण होता है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया, तात्कालिक हो रही है, पुलिस आई, आते यानी कि ते से, अगर ये ते से भी हो जाता है, पुलिस के आते ही, अगर ये ते वाला जो शब्द है उससे भी बोध होता है कि पुलिस के आते ही चोर भाग गया। जैसे ही पुलिस आई वैसे उसी समय तात्कालिक स्थिति में चोर वहां से भाग गए, रुकेंगे थोड़ी ना चोर यहाँ पर। इसमें आते ही तात्कालिक क्रिया है, क्या है? ये वाली जो क्रिया है ये तात्कालिक है, यानी कि उसी समय वो क्रिया, जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गए, यानी कि जैसे पुलिस के आने की क्रिया हुई चोरों के भागने की क्रिया शुरू हो गई। ठीक है, आगे है कृदंत क्रिया। ये भी रचना के आधार पर है कृदंत क्रिया भी, कि क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय यानी कि कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे संस्कृत में तब हम पढ़ेंगे कि प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय जिन्हें हम कृदंत बोलते हैं। अब ये कृदंत क्यों बोलते हैं ये पढ़ते हम कि कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। ठीक है, कृदंत क्रिया कहाँ लगती है? क्रिया शब्दों के योग में, जहां पर क्रिया हो रही है वहां कृदंत क्रिया लगेगी, अन्यथा दूसरी जगह सब जगह क्या लगेंगे? या तो तद्धित प्रत्यय लगेंगे या स्त्री प्रत्यय लगेंगे। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब क्रिया क्या कह रही है और ये जो क्रिया है वो कृदंत क्रिया कैसे बन जाती है? चल, यहाँ पर पहला लिया है हमने, चल में देखिए कृदंत क्रिया हो गई, चलना, चलता, ये चलकर अलग अलग हो गई, चलना भी हो गया, या चलता है भी हो गया, या चल कर भी हो गया, तीनों रूप हो गए। इसी तरह से लिख, लिखना, लिखता या लिख कर, है ना, पढ़, पढ़ना, पढ़ता या पढ़कर, अलग 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 इसी तरह से जितनी भी क्रियाएं हैं सारी, ये सब कहलाएगी हमारी धातु। और ये धातु यानी कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हो तो ये धातु ही कहलाएगी। लेकिन जब क्रिया हो रही है, परिस्थिति के अनुसार या सिचुएशन के अनुसार जब क्रिया हो रही है तो वे सारी कृदंत क्रिया के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अगला है हमारा काल के आधार पर। ठीक है, काल के आधार पर क्या कह रहे हैं? काल क्या होता है? समय, है ना। तो काल को कहते हैं हम यहाँ पर समय, कि किस समय, कौन से काल में। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है, जिस काल में क्रिया संपन्न होती है, जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के 3 भेद बताए गए हैं। पहला है भूतकालिक क्रिया, दूसरा है वर्तमान कालिक क्रिया और नंबर 3 पर भविष्यकाल, भविष्यकालिक क्रिया। यानी कि भूतकालिक जो बीत गई है, जो क्रिया पहले हो चुकी है, वर्तमान कालिक जो क्रिया होने वाली है, हो रही है, जो क्रिया वर्तमान कालिक क्रिया में क्या होता है? जो क्रिया हो रही है, अभी चल रही है, वो क्रिया घटित हो रही है। ठीक है, और भविष्यकालिक क्रिया में जो क्रिया होने वाली है, अभी कुछ देर बाद या कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद वो क्रिया होगी, वे सारी की सारी क्रिया भविष्यकालिक क्रिया में आती है। अब भूतकालिक क्रिया क्या कह रही है? कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय का पता चलता है, यानी कि बीता हुआ समय अर्थात भूतकाल में किसी कर्म या काम को होने का बोध होता हो, क्रिया के ऐसे प्रकार को भूतकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि जो पहले घटित हुआ है, जो कार्य पहले हुआ है, उसको भूतकालिक क्रिया कहते हैं। यह आपको दिया हुआ वाक्य, ठीक है, कि मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। अगर कहते हैं कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है तब तो वह वर्तमान में आ जाएगी, लेकिन मोहन ने पुस्तक पढ़ी, वो पढ़ चुका है, उस कार्य को कर चुका है, वो
कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले या कुछ महीनों पहले, कुछ भी हो सकता है, उसका समय अभी नहीं दिया है कि मोहन ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, यानी कि वो कार्य उसने कर लिया है, वो क्रिया अब भूतकाल में हो गई है। राम चला गया वो, ठीक है, वो कुछ देर, वो जो राम के जाने की क्रिया है वो कुछ देर पहले पूर्ण हो चुकी है, तो वह भूतकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार वह सो गई होगी, मतलब हमें पता नहीं है, लेकिन वो जो लड़की है वो सोने की क्रिया करने वाली थी, तो हो सकता है वो सो गई होगी, यानी कि सो गई। अब वो गी आया है तो आप इसे भविष्य काल में नहीं रख सकते हैं, ठीक है, हमें पूरा वाक्य देखना है कि वाक्य क्या कह रहा है। वह सो गई होगी यानी कि वो बिल्कुल सो गई होगी, यानी सो चुकी है अब वो, ठीक है, तो वो उसकी भूतकालिक क्रिया आ जाती है। अब आते हैं हम वर्तमान कालिक क्रिया में, कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय क्या हो रहा है, अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है वह जारी समय, यानी कि अभी जो समय चल रहा है वो में किसी भी कार्य के होने का बोध होता है। उस जारी समय में, यानी कि जो वर्तमान समय में जो कार्य हो रहा है, जो समय चल रहा है, उस समय में जो क्रिया हो रही है, यानी कि जो क्रिया घटित होती है, वे सारी वर्तमान कालिक क्रिया कहलाएगी। वे कार्य का होने का बोध होता है, वे वर्तमान कालिक क्रियाएं कहलाएगी। जैसे राधा चल रही है, ये रही शब्द जब आता है ना, ठीक है, रही और है ये शब्द आ रहा है, यानी कि वो कार्य अभी हो रहा है, ठीक है, वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, अभी वो चल रहा है, ठीक है, हमारी कक्षा चल रही है, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारी क्रिया भी लगातार चालू है, अभी हमारा कार्य खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। राजेश फिल्म देख रहा है, ये जो रहा है आया है, ये किसे डालता है यहाँ पर, वर्तमान कालिक क्रिया को, ठीक है। बस यहाँ पे खड़ी है, अभी यहाँ है, अब रहा नहीं आया है। अब हम ये बता सकते हैं कि रहा है और रही है आता है तो ही वर्तमान है, ऐसा नहीं है, लेकिन बस यहाँ पर खड़ी है ना, बस यहाँ से चली गई तो भूतकालिक, लेकिन बस यहाँ पर खड़ी है तो वो क्या आएगा, वर्तमान कालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम भविष्यकालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय अर्थात भविष्य में किसी कार्य को होने का बोध या भान कराए उसको भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जो आने वाला समय है उसमें जो कार्य होता है, हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, तो ये कौन सी क्रिया है, भविष्यकालिक क्रिया। हम अगले लेसन में, हम अगली क्लास में ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सी क्रिया है, भविष्यकालिक क्रिया है। अगर ये आता है या लेकर आएंगे तो वो सारी भविष्यकालिक क्रिया में आ जाएगा। इसका उदाहरण देखते हैं, बच्चे मामा के पास मिलने जाएंगे, आ गया भविष्यकालिक क्रिया। कुछ दिन बाद हमारी परीक्षा का परिणाम आएगा, अभी आया नहीं है, ठीक है। कल बिजली नहीं आएगी, पहले ही बता दिया कल लाइट नहीं आएगी भाई आपके यहाँ, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं भविष्यकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो ये तो आज हमारा क्रिया नामक टॉपिक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ी, उसके भेद पढ़े, उसके उपभेद पढ़े। क्रिया के 3 भेद होते हैं, मतलब क्रिया के 3 आधार पर भेद बताए हैं। सबसे पहला हमारा कर्म के आधार पर, सकर्मक और अकर्मक, फिर काल के आधार पर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, फिर हमारा रचना के आधार पर जिसमें संयुक्त क्रिया हो गई, नाम धातु क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई और कृदंत क्रिया हो गई। तो हमने सारी आज पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको कौन सी क्रिया किस काल में किस कर्म के आधार पर हो रही है, या अकर्मक के रूप में हो रही है, एक कर्मक के रूप में हो रही है, द्विकर्मक के रूप में हो रही है। ये सारा आज हम पढ़ चुके हैं। तो आपको आज का ये जो टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और फिर नेक्स्ट क्लास लेकर हम फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।